दुआ में भी आप रिमूव हो जाओ, आप दोबारा ज्वाइन करो। Assalamu alaikum everyone. I hope you are all fine. Welcome to this methods and material class. Let me just ask Dua to join again. There may be some issues, that is why वो जब आप recording start करे तो वो दुआ खुद ब खुद remove हो गई है. But now this is the methods and material class, and again there very few people are joined yet. तो लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि हम लोगों ने आगे हॉस्पिटल डिजाइन में क्या करना है, ठीक है। अभी आई जस्ट स्टार्ट द लेक्चर नाउ। Everyone can hear me, and everyone can have my screen is representing to everyone. Everyone can see my screen. Yes, ma'am. Okay. So let's just start this lecture now. This is the method and material class. One second. बैटरी भी बहुत कम रह गई है, तो आई जस्ट क्विकली टेक दिस लेक्चर। वैसे भी इतना लेंथी लेक्चर नहीं है। So today's lecture is about method and material, and we are going to study about the epoxy flooring. This is an interactive lecture, or this is week 14 of our semester. So what we learn about the epoxy flooring is what is basically the epoxy flooring. What are the components of epoxy? Why we can use epoxy flooring? What is the application procedure for applying the epoxy flooring, and what are the advantages and disadvantages of epoxy flooring? So anyone knows what is epoxy flooring? Anyone have any idea? I think आप लोगों में से किसी ने अपनी हॉस्पिटल डिजाइन के लिटरेचर में भी लिखा हुआ था कि epoxy flooring यूज Yes, कर। ma'am. हॉस्पिटल के कॉरिडोर के फ्लोर में यूज किया जाता है ज्यादा। तो any do you have any idea कि what is यस epoxy मैम, इसका flooring? ग्लॉसी इम्पैक्ट होता है, वो इसलिए ज्यादा यूज होता है क्योंकि स्ट्रेचर्स वगैरह के स्क्रैचेस से रेजिस्ट करने के लिए ये ज्यादा यूज होता है। यस, दैट इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एपॉक्सी के उसके अंदर जो भी आपके स्क्रैचेस हैं वो ड्यूरेबल है, ठीक है, और वो दैट इज रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस बेसिकली। तो आज हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि एपॉक्सी फ्लोरिंग क्या है और वो किस तरह हम उसको लेआउट कर सकते हैं। तो एक तो हमारे पास टाइल होती है ना, जिस तरह मार्बल टाइल है, ये स्टोन है जिसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होती है, ठीक है। जो एपॉक्सी फ्लोरिंग है दैट इज बेसिकली अ कोटिंग, कि एक जिस तरह हम वॉल के ऊपर पेंट करते हैं ना, वो एक कोटिंग होती है। तो इस तरह एपॉक्सी जो है वो फ्लोर पे एक कोटिंग होती है, ठीक है। और दैट इज नॉट दैट कोटिंग डू नॉट हैव एनी थिकनेस एज कम्पेयर टू द मार्बल फ्लोरिंग और एनी अदर फ्लोरिंग। सो एपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो हम मेजरली यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर। हम इसको इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स आर बेसिकली तो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है, उनको हम फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं, वेयर हाउसेज में यूज होती हैं, फूड एंड बेवरेजेस में यूज होती हैं। फूड एंड बेवरेजेस यहाँ पे हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके अंदर लैक्टिक एसिड होता है और वो बहुत चिकनाई वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पेसेस में भी हम एपॉक्सी फ्लोरिंग यूज करते हैं बिकॉज दैट इज इजी टू क्लीन, ठीक है। रेजिडेंशियल गिराजेस में या फिर आप दूसरे गिराजेस में भी जहां आपके पास कंप्रेसिव लोड बहुत ज्यादा है, ये उसको भी जो है वो बेयर करती हैं, ठीक है। दैट इज वाई हम एपॉक्सी फ्लोरिंग यूज करते हैं गिराजेस या फिर बेसमेंट फ्लोर्स में और रेस्टोरेंट्स इन इवन फ्लोर फैसिलिटीज। सो बेसिकली हम पहले ये देखेंगे कि एपॉक्सी जो है वो एक कोटिंग है, ठीक है। और एपॉक्सी के अंदर मटेरियल क्या होते हैं कि किस तरह एपॉक्सी फ्लोरिंग बनती है। तो देयर इज द रिजन कंपोनेंट, द एक पहले उसके अंदर रिजन डलता है जो कि ओडरलेस और कलरलेस मटेरियल होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। फिर देयर इज अ हार्डनर, रिजन जो है वो बेसिकली एपॉक्सी फ्लोरिंग बनाता है। फिर द हार्डनर कंपोनेंट होता है, हार्डनर कंपोनेंट की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, कलर होता है। और हार्डनर कंपोनेंट करता है ये कि जो भी आपकी एपॉक्सी के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, जो भी अंदर उसकी रेजिन की क्वालिटीज होती है ना, वो उनको इनहांस कर देता है, मतलब हार्डन कर देता है, कि उसके अंदर वो मटेरियल की स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। उसके बाद जो फिलर कंपोनेंट होता है, फिलर कंपोनेंट इज हमारे पास डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं तो हम उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। मे बी अब जिस तरह मैंने आपसे बात की कि रेजिन जो है वो कलरलेस होता है, तो इन ऑर्डर टू हैव डिफरेंट कलर्स इन एपॉक्सी फ्लोरिंग हम उसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स डालते हैं, डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं, सैंड ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट केमिकल्स ऐड करते हैं। तो वो जो भी केमिकल्स, पिगमेंट, सैंड वगैरह हम ऐड करते हैं उसको हम फिलर कंपोनेंट कहते हैं। तो बेसिकली द एपॉक्सी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंपोनेंट्स,
One is resin component, the second is hardener component, and the third is filler component. Okay, with the proper mixture in right amount, the combination will create a chemical reaction, thereby producing a strong material guaranteed to last long for a long time. हम जब ये वाले सब chemicals मिलाते हैं तो हमारे पास एक polymer create हो जाता है. That polymer is called epoxy flooring, और उसकी हम जो coating है ना वो हम पूरे floor के ऊपर कर देते हैं, तो that is what epoxy flooring is. ठीक है. And basically what is epoxy? Epoxy are a polymer materials that begin life as a liquid and are converted to solid polymers by a chemical reaction. जो भी हम उसके अंदर सारा chemical reactions करते हैं, एक liquid होता है ना, basically हम उसकी जब coating उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो एक solid material बन जाता है. तो द बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये ओ आर एंड आर स्लैश है, ये हमारे पास जो केमिकल कंपोनेंट है, जो मैंने अभी ऊपर बात की कि रेजन होता है, हार्डनर होता है, और जो है हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, फिलर कंपोनेंट होता है. तो एन एपॉक्सी बेस्ड पॉलीमर इज मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके अंदर हमने एक तो हार्डनर भी ऐड किया है. ठीक है. और अब उसके अंदर होता ही है कि फिर वो मैकेनिकली एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है. ठीक है. केमिकली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड हाईली एडेसिव ड्यूरिंग कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. इसके लिए हमें कोई भी वो एडेसिवनेस वगैरह भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी. हम इसको फ्लोर पे लगाते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये उसके साथ खुद ही उसकी एडेसिवनेस हो जाती है. ठीक है. हमारे पास इसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं. जिसमें अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे कि अगर जहाँ पे हमारे पास लाइक सपोज ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड हैं, या फिर और तरह के केमिकल हैं, फिर उसके ऊपर हमें हैवी केमिकल यूज करना पड़ रहा है फ्लोर को साफ करने के लिए, तो जो आपकी एपॉक्सी फ्लोरिंग है वो ये उसको रेजिस्ट कर सकती है. जो भी आपके हैवी केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं साफ करने के लिए, ये उनको रेजिस्ट कर सकते हैं. सो देयर आर वाइडली रेंज ऑफ बेसिक एपॉक्सी केमिकल्स फ्रॉम विच एन एपॉक्सी सिस्टम कैन बी फॉर्मुलेटेड. हमारे पास डिफरेंट तरह के, मतलब ये जो मैंने आपको भी पहले कॉम्पोजिशन बताई है एक एपॉक्सी की, कि उसके अंदर रिजन होता है. ठीक है. और हार्डनर होता है और फिलर होता है. ये एक बेसिक एपॉक्सी का स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसके अलावा हमें डिफरेंट तरह की एपॉक्सीज के लिए हम डिफरेंट तरह के अंदर और चीजें भी ऐड कर सकते हैं. लाइक हमारे पास 3D एपॉक्सी फ्लोरिंग भी होती है. ठीक है. जिसके अंदर हमें 3D इफेक्ट आ रहा होता है. तो ऑब्वियसली उस जो कंपोनेंट, उस जो एपॉक्सी मटेरियल होता है उसके अंदर हमारे पास और डिफरेंट हम कोई कंपोनेंट्स वगैरह ऐड करते हैं. तो इस तरह जो बेसिक एक वो है वो मैंने आपको बता दिया. इसके बाद इवन हमारे पास एक पॉलीयूथरीन एपॉक्सी फ्लोरिंग होती है, उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स डलते हैं. तो इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स ऐड ऑन करके हम जिस तरह की भी एपॉक्सी फ्लोरिंग खा रहे होते हैं वो हमें मिल जाती है. So, why should we use epoxy flooring? Because there are a lot of advantages to epoxy flooring. There are many reasons that why we go for epoxy flooring, because it is seamless in nature. Obviously, जब हम एक पूरी coating लगा रहे हैं ऊपर, हमारे पास वो tiles नहीं है जिसके अंदर grouting नहीं है, ठीक है, grooving नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये plain surface बन रही है. It's a seamless surface. So it is good for garages जहाँ पे हमारे पास गाड़ियां हैं, या फिर जिस तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, या फिर जिस तरह इवन अगर हॉस्पिटल्स की भी हम बात करें कि जहाँ पे स्ट्रेचर्स ने चलना है और जहाँ पे व्हील चेयर्स ने चलना है, तो हमारे पास वी नीड अ सीमलेस फ्लोर कि जिसके अंदर हमें वो जो भी ना कोई ग्रूविंग ना हो. ठीक है. जहाँ पे व्हील चेयर वगैरह फंस रही हो, तो दैट इज वाई इट इज अ सीमलेस. जहाँ पे भी हमें सीमलेस फ्लोर चाहिए वहां पे वी कैन यूज एपॉक्सी फ्लोरिंग. एंड इट हैव हाइजेनिक प्रॉपर्टीज इन सेंस के जिस तरह मैंने आपसे बात की कि हम इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं. फूड इंडस्ट्री में अगर यही हमारे पास टाइल के ऊपर कोई दूध गिर जाए या दही गिर जाए, तो उसकी ना वो एक, आप लोगों को भी पता होगा कि एक वो चिकनाई सी रह जाती है. ठीक है. तो लेकिन ऑन एपॉक्सी ये इस तरह, जिस तरह हमारे पास फूड जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अंदर लैक्टिक एसिड, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं. तो वो जब इस एपॉक्सी फ्लोरिंग के ऊपर गिरते हैं तो अगर हम उनको साफ करें तो वो इजीली क्लीन हो जाते हैं. ठीक है. उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें कोई वो चिकनाई नहीं रह जाती जो जिस तरह अगर कोई मार्बल वगैरह पे रह जाती है. ठीक है. तो मतलब वो भी मार्बल पे भी अगर हम बहुत ज्यादा उसको फिर साफ करें, 2-3 दफा साफ करें, तो वो चिकनाई भी खत्म हो जाती है. दैट इज बेसिकली अ डिफिकल्ट क्लीनिंग. बट ऑन एपॉक्सी यू कैन क्लीन इट इन द वन गो. और फिर दैट इज व्हाई इट हैज दीज हाइजेनिक प्रॉपर्टीज. एंड फर्दर इट इज स्लिप रेजिस्टेंस. ऑब्वियसली ये जो इसके ऊपर जो एक कोटिंग होती है, ठीक है, वो इसको स्लिप रेजिस्टेंट बना देती है. इसके ऊपर स्लिप नहीं कर सकते, स्लिप नहीं होता बंदा. ठीक है. इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इज दस की जब अगर हम इसको कहीं गैराजेस वगैरह में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी कोई गाड़ी आ रही है, या हैवी क्या कहेंगे, कोई भी ट्रक भी आ रहा है इवन, तो जो कंप्रेसिव लोड है, जो वो जमीन के ऊपर अपना लोड डाल रहा है, वो एपॉक्सी फ्लोरिंग बियर कर लेता है. ठीक है. तो दैट इज वाई द इम्पैक्ट रेजिस्टेंस. और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस में ये भी बात आ जाती है कि अगर हम
हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेचर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो जो शॉक है वो एब्जॉर्बेंट है, इम्पैक्ट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, मतलब, और जो आपका स्ट्रेचर है उसके ऊपर जो पेशेंट है उसको कोई भी वो झटके वगैरह फील नहीं होंगे। ठीक है, वो इजीली स्मूथली उसके ऊपर जो है ना उसका स्ट्रेचर या व्हील चेयर चल सकती है। देन इट इज फायर रेजिस्टेंट। फायर एग्जिट्स जो हमारे पास होती हैं या जो फायर स्टेयर केसेस होती हैं, वहां पे हम इपॉक्सी फ्लोरिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू फायर, जल्दी आग नहीं पकड़ती। तो जो हमारे पास फायर एग्जिट्स होते हैं या फिर जो हमारे पास फायर स्टेयर केसेस होते हैं, वहां पे जो हम फ्लोरिंग कर सकते हैं वो हम एपॉक्सी की फ्लोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन अगेन द हाइजीन दैट वी डिस्कस्ड अर्लियर, और उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस, जो कि अगर हम इसके ऊपर हैवी केमिकल्स भी गिर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, तो जिस तरह अगर मार्बल के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा हैवी कोई केमिकल गिराएं तो मार्बल का रंग ही उड़ जाता है वहां से। तो वी डू नॉट हैव दैट इन एपॉक्सी फ्लोरिंग। एपॉक्सी फ्लोरिंग में देयर इज अ केमिकल रेजिस्टेंस, और वो उन केमिकल्स को बेयर कर लेती है। दैट इज व्हाई वी शुड यूज एपॉक्सी फ्लोरिंग। और ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज भी हो रही है, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा वाइडली यूज हो रही है। जो मैंने आपको टाइपोलॉजीज शुरू में बताई, इनमें बहुत ज्यादा ये यूज हो रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, वेयर हाउसेज में, फूड बेवरेजेस में। बेसिकली जहां पे भी हमें हार्ड कोर मटीरियल चाहिए ना, कि जहाँ पे वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पे वी कैन यूज एपॉक्सी, बिकॉज एपॉक्सी इज अ हार्ड कोर मटीरियल that have high wear and tear and high durability and high chemical resistance. So अभी तक यहाँ तक अभी सबको समझ आ रही है कि what is epoxy? यस मैम। वन सेकेंड। अभी तक यही 4-5 बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? वन सेकेंड। महक समन ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? एनी आइडिया? मैम शायद उस महक, आर यू देयर? आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम शायद मंडे को उसकी लाइट जाती है। ओके, ठीक है। बाकी अभी पता नहीं, कायनात और एहसन भी नहीं है। दुआ, आयशा, जैनब, ज़हरा आ गई है, पता नहीं किधर गई थी। अच्छा, साद, उवैद, असद, गायब है। इफ यू हैव एनी कांटेक्ट के जो बच्चे यहाँ पे भी मौजूद नहीं हैं, तो आप उनको कहो कि क्लास ज्वाइन करें। आई हैव टू आई वांट टू टॉक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद यू गाइस, अगर आप लोग सब ज्वाइन कर लो। ओके, सो आफ्टर दैट, कि व्हाट इज एपॉक्सी फ्लोरिंग, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ लग गई है ना कि एपॉक्सी क्या है? वन सेकेंड, मैंने क्या कह रही हूँ, मेरा नेट कनेक्ट हो रहा था। सो अभी तक यहाँ तक सबको समझ लग गई होगी कि एपॉक्सी क्या है, क्या वो फवाइद हैं उसके, और हम उनको किस जगहों पे यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, और फिर हम उनको किस तरह की टाइपोलॉजीज में यूज करते हैं। अब हम एपॉक्सी को अप्लाई किस तरह करते हैं, देयर आर बेसिकली 3 to 4 स्टेप्स। सबसे पहले हम सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, फिर सरफेस के ऊपर प्राइमर लगाते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन एंड देन क्लीन अप। वो अभी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि एक जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो उसके अंदर हमारे पास नीचे ना कोई भी, इफ सपोज जिस तरह हमारे पास नीचे एक सबस्ट्रेट होता है, एक फ्लोर प्रिपेयर्ड होता है, जिस तरह जिस फ्लोर के ऊपर हम टाइल लगाते हैं ना, तो वो हमारे पास एक फ्लोर प्रिपेयर्ड होता है, आइदर दैट इज ऑफ कंक्रीट, सीमेंट, ब्रिक, वो किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, मोस्टली इट इज ऑफ कंक्रीट। तो हमारे पास ये कंक्रीट का पहले एक फ्लोर प्रिपेयर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना हम एपॉक्सी की प्राइमर लगाते हैं, फिर हम एपॉक्सी फ्लोर मोटार लगाते हैं, और इस तरह हमारे ऊपर जो हमारे पास जो है ना वो एक एपॉक्सी की फ्लोरिंग आ जाती है। अब यहाँ पे तो ये जस्ट इतनी सी भी डेप्थ शो हो रही है, बट ऑब्वियसली एक कोटिंग की कोई इतनी डेप्थ नहीं होती, वो बहुत बारीक सी एक डेप्थ होगी, वो इतनी ज्यादा डेप्थ होगी भी नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि वी प्रिपेयर्ड द सरफेस, जहाँ पे भी हमने एपॉक्सी की कोटिंग करनी है, वहां पे हम क्या करते हैं कि जो भी फ्लोर हमारे पास नीचे अगर कंक्रीट भी है, तो हमने उसके ऊपर से हर तरह की डस्ट रिमूव करनी है। इफ देयर आर एनी अदर पार्टिकल्स या एनी अदर कंटेनमेंट्स जो भी आपके ऊपर फ्लोर के ऊपर होंगे ना, वो उसको हम पहले साफ करेंगे अच्छी तरह। कोई भी उसके ऊपर रिमूवल ऑफ पेंट, प्लास्टर, एडिसिव रेजिड्यूज,
किसी भी तरह का कोई भी जो फ्लोर होगा ना, कोई भी उसके ऊपर डस्ट होगी या प्लास्टर होगा या पेंट होगा, वो हम क्लीन करेंगे। क्योंकि जब देखें, अगर आपकी कोई एक प्लेन फ्लोर है, उसके ऊपर आपने कोई कोटिंग करनी है, अगर वहां पे नीचे डस्ट पार्टिकल्स रह जाएंगे या एनी अदर थिंग जो भी उसके नीचे जो रह जाएगी ना, तो वो जब ऊपर कोटिंग होगी तो वो स्मूथ टेक्सचर नहीं बनाएगी फिर, ठीक है, और ना ही वो पॉक्सी फ्लोरिंग वहां पे उसकी सही कोटिंग हो सकेगी। तो दैट इज वाई हम सबसे पहले सरफेस प्रिपेयर करने के लिए वी रिमूव एनी काइंड ऑफ डस्ट, पेंट, प्लास्टर, एडेसिव रेजिड्यूज, वट एवर, जो भी उस फ्लोर के ऊपर हमारे कोई भी चीज होगी वो हमने अच्छी तरह रिमूव करके और सरफेस को प्लेन कर देना है। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह जो है ना वो हम पूरा एक फ्लोर जो है वो क्लीन करते हैं। ठीक है, after that there is a priming of surface, all substrates going to receive a coat must be primed with primer के सब जिस तरह अच्छा मुझे एक सब बात बताई, हम लोगों ने ये अपने एक लेक्चर में पढ़ा था कि पेंट में प्राइमर यूज होता है। तो व्हाट इज अ प्राइमर वाइल विच वी यूज इन द पेंट, जब भी हम वॉल्स के ऊपर पेंट करते हैं तो हम प्राइमर यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है प्राइमर? कोई बच्चा बताएगा मुझे? आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? एनीवन? किसी को भी नहीं याद? मैम एज बेस यूज होता है। एज अ बेस यूज होता है प्राइमर जो होता है ना, जहाँ जब भी हमने कहीं भी पेंट करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले हम एक प्राइमर की कोटिंग लगाते हैं जो व्हाइट पेंट होता है। उससे होता है ये कि फिर उसके बाद जब हम उसके ऊपर पेंट करते हैं ना, तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी पेंट की लुक आती है। ठीक है, तो एक सरफेस प्रिपेयर करने के लिए जो हम कोटिंग लगाते हैं ना, उसको हम प्राइमर कहते हैं। तो सिमिलरली जब हमने एपॉक्सी फ्लोरिंग भी करनी होती है, तो हम पहले एक प्राइमर लगाते हैं, जिस तरह आपको ये इस पिक्चर्स में नजर भी आ रहा है। तो वो एक कलरलेस सा मटेरियल होता है। ठीक है जी, जो हमारी राइट पिक्चर है वहां पे अब ये प्राइमर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक प्राइमर हमने पहले पूरे फ्लोर पे लगा लिया, और ये इस तरह इन द लेफ्ट पिक्चर के किस तरह जो है आपको एक प्राइमर लगा रहे हैं और वो पूरी एक सरफेस के ऊपर एक कोटिंग आ रही है। तो नंबर ऑफ प्राइमर कोट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड पोरोसिटी ऑफ सबस्ट्रेट, कि हमने प्राइमर के कितने कोट्स लगाने हैं ये डिपेंड करता है कि हमें, क्योंकि एक स्मूथ सरफेस चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई सरफेस अनइवन है, तो वो थोड़ी सी भी मतलब हल्की सी भी वो ये कि वो आपको, आप ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हो कि हमारे पास कहीं स्पेस अनइवन तो नहीं है, तो वो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितने कोट्स लगाने हैं प्राइमर के। ठीक है, आफ्टर दैट देयर इज अ मिक्सिंग, जो अभी हमने शुरू में बात की कि अपॉक्सी के 3 डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो हम अपॉक्सी के अंदर ऐड करते हैं, दैट इज रेजिन, हार्डनर एंड फिलर। तो जो हम ऑल कंपोनेंट्स हैं वो हम डालते हैं, जिस तरह इसमें यहाँ पे उन्होंने एक इसके अंदर पेंट बकेट, जिस तरह बकेट में डाला हुआ है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर ये है कि मिनिमम भी हम उसको 1 मिनट जो है वो मिक्स करते हैं, और वो मिक्स जो है वो बहुत ज्यादा आप हाथ से नहीं करते, आपने बहुत रिगरसली करना होता है, तो वो आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज करते हैं। इस तरह में भी अगर आप में से कोई बेकिंग करता हो तो यू नो कि देयर इज कि आप एक जो है वो हाथ से चीजों को स्टर करते हैं, एंड देन देयर इज द इलेक्ट्रिक बीटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बीट कर रहा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह ही हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टेरर होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक स्टेरर के साथ हम जो ये मटीरियल होता है वो सारा आपस में हम उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास वो एक एपॉक्सी फ्लोरिंग की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एक बकेट में हमने, ठीक है, वो कर ली, उसको सारी मिक्स करके हमने उसको रख लिया। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज द एप्लीकेशन, कि वो जो एपॉक्सी फ्लोरिंग एपॉक्सी है उसको हमने फ्लोर के ऊपर उसकी कोटिंग लगानी है। So what we do is properly mixed material is then placed on the primed substrate without delay. और we जब भी हमने उसको कोटिंग को लगाया, then we spread it out with the help of towels and rollers, जिस तरह आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने सरफेस को तैयार किया, सरफेस के ऊपर से जो भी कोई डस्ट थी या जो भी कोई पार्टिकल थे, पेंट था, वो हमने सब रिमूव किया। ठीक है, उसके ऊपर हमने प्राइमर की कोटिंग लगाई, प्राइमर की कोटिंग लगाने के बाद उसके ऊपर फिर हमने एपॉक्सी की कोटिंग लगाई, और टू स्प्रेड इट आउट हमने रोलर्स यूज किए। ठीक है, और हमने इक्वली जो है वो उसको स्प्रेड कर दिया पूरे फ्लोर के ऊपर, तो हमारी एपॉक्सी फ्लोरिंग तैयार हो गई इससे। ठीक है, so then there is a cleanup basically when the job is overall equipment, when the job is done, the equipment must be cleaned by using thinner, basically जो भी आपकी कोई equipment है, जिस तरह ब्रशेज हैं या रूलर्स हैं, वो यूज होने साफ होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो केमिकल है, तो वो लॉन्गर टर्म्स के लिए अगर कहीं भी लगा रहेगा तो वो रिएक्शन क्रिएट कर सकता है। और अगर आपके किसी कपड़े पे या अपनी वर्कर की स्किन के ऊपर भी कहीं भी लग जाए, तो उसको भी वो साफ करना जरूरी है, बिकॉज वो एक केमिकल है और लॉन्गर टाइम्स वो कोई भी एक रिएक्शन कर सकता है। तो आफ्टर ऑल दैट एप्लीकेशन एवरीथिंग शुड बी क्लीन्ड आउट।
सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ epoxy फ्लोरिंग कि पहले देयर इज अ सरफेस जिसके ऊपर epoxy फ्लोरिंग नहीं थी, देन वी अप्लाई द epoxy फ्लोरिंग, तो ये इस तरह की हमारे पास सरफेस आ गई। अब आपको इसके अंदर नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर ये एक टेक्सचर सा है ना अंदर, एक मटेरियल के अंदर ये डॉट डॉट्स हैं, ठीक है। अब हाउ कैन वी अटेन दिस टेक्सचर इज, ये आप लोग अब डिफरेंट तरह, जिस तरह मैं आपको पहले बात बता रही थी कि अपॉक्सी फ्लोरिंग के अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स ऐड करके वो बनाते हैं, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमने कुछ ऐसा मटेरियल ऐड किया होगा कि जिससे हमारे पास ये इस तरह का टेक्सचर आ गया अपॉक्सी फ्लोरिंग में, ठीक है। So there are certain advantages and disadvantages to epoxy flooring. So advantages जैसे हमने पहले भी बात की है कि it is very strong and durable, हम इनको ऐसी स्पेसेस में यूज कर सकते हैं जहाँ पे there is a high wear and tear, ठीक है, और जो longer time periods के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। It bond well with the concrete surface and form a transparent shiny film, कि अगर हम एक और चीज भी है कि हम इसके अंदर शाइनी फिल्म भी हमें मिल जाती है, जिस तरह शुरू में जैनब ने बताया था ग्लॉसी फिनिश भी मिल जाती है और हमें नॉन ग्लॉसी फिनिश भी मिल जाती है, उसके लिए फिर हम और डिफरेंट कोई केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कंक्रीट सरफेस की अगर नीचे आपके पास कंक्रीट का फ्लोर है तो इसके ऊपर ये बहुत इजीली उसके साथ उसका बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। एंड वी डोंट नीड एनी अदर काइंड ऑफ एडेसिव्स के जिसके थ्रू हम उसको जो है वो अटैच कर सकें फ्लोर के साथ, ठीक है। And it improves wear and chemical resistance. It have a lot of chemical resistance as we talked earlier कि भाई जो भी केमिकल्स के साथ अगर हमने कोई फ्लोरिंग साफ करनी है या कोई भी अगर जिस तरह लेबोरेटरीज में हम ये यूज कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम ये यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी अगर आपकी दवाइयां बन रही हैं कुछ भी कोई केमिकल फ्लोर पे गिरता है तो वो ये उसको रेजिस्ट कर लेता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस वाटर एंड सॉल्ट एब्जॉर्प्शन। हमारे पास एक फ्लोरिंग में ये बहुत इशू होता है कि कई फ्लोरिंग ऐसी होती हैं कि जिनमें वाटर वाटर सीप कर जाता है, जिस तरह हमारी फिर वो दीवारों में भी सेंक आ जाती है। तो दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल जो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट माय बैटरी। उसके बाद ये है कि एक्ट एज अ डस्ट प्रूफर, कि इसके ऊपर जो है डस्ट ज्यादा देर ठहरती नहीं है। जब भी कोई डस्ट उसके ऊपर पड़ती है ना, एक तो वो होता है कि आपके पास कोई भी ग्रूविंग है टाइल के अंदर या फिर टाइल के अंदर कोई डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, तो वो उन टेक्सचर्स के अंदर जो है ना वो डस्ट चली जाती है और उसको साफ करना बहुत मुश्किल होता है फिर, ठीक है। बट इन अपॉक्सी क्योंकि हमारे पास एक सीमलेस पूरी फ्लोरिंग है, तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां बीच में डस्ट फंस सके, तो वो डस्ट उसके ऊपर ज्यादा देर ठहरती नहीं है और वो इजीली क्लीन हो जाती है। इट हैव अ लो मेंटेनेंस कॉस्ट, हमें इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। इट इज इजी टू क्लीन एंड सीमलेस। अगेन वही वाली बात है कि शॉक एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी हम यूज कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इजी टू क्लीन। इवन जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर लैक्टिक एसिड है, वो भी अगर गिरता है तो वो भी हम इजीली साफ कर लेते हैं। और इवन अगर आपके पास केमिकल्स भी गिरते हैं तो वो भी आप साफ कर देते हैं, वो फ्लोरिंग को खराब नहीं करते। तो बट देयर आर बेसिकली जो हमारे पास ये एक एडवांटेज है कि ये वाटर को सीप नहीं करने देता, तो यही सेम एडवांटेज हमारे पास ये फिर एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है कि ये वाटर को सीप नहीं अंदर करने देता। अगर सपोज हमने इसको किसी ऐसी जगह पे लगाया है, आप इसको किसी आउटडोर स्पेस में नहीं लगा सकते। इफ सपोज लाइक आपके पास कोई आउटडोर कॉरिडोर है और उसके इर्द गिर्द कोई बहुत ग्रास है, तो वो जो ग्रास की जो लिवेबिलिटी है वो डिपेंड करती है पानी के ऊपर। तो अब कोई प्लांट्स है ना, अगर आपका कोई पाथवे है और पाथवे के साथ कोई ग्रास या ट्रीज हैं, तो अगर आपके पास जो ट्री की कोई ब्रांचेस हैं वो उस पाथवे के नीचे गई हुई हैं, तो हमें वहां पे ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसके अंदर पानी सीप कर जाए, ताकि वो पानी नीचे सीप करेगा तो वो नीचे रूट्स को वो पानी मिलेगा। तो हमें फिर वहां पे हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, हमारे पास कंक्रीट के पेवर्स होते हैं जिनके अंदर पानी सीप कर जाता है, तो वो ऐसा मटेरियल हम जो है ना वो उधर यूज करेंगे। वहां पे हम कोई एपॉक्सी फ्लोरिंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटर को सीप नहीं अंदर करने देती, और अगर ये वाटर को सीप नहीं करने देगी तो नीचे जो हमारे पास रूट्स हैं उन तक पानी नहीं पहुंचेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइपोलॉजी कि हमें किस तरह की सिचुएशन चाहिए। जिस तरह का कोई इंडस्ट्रियल फ्लोर है वहां पे हम नहीं चाहते कि पानी सीप करे, या कोई हॉस्पिटल फ्लोर है तो वहां हम नहीं चाहते कि वहां पानी सीप करे, तो फिर वहां पे हमारे पास ये एडवांटेज होता है एपॉक्सी फ्लोरिंग का, तो वो प्रोसिटी उसके अंदर है, वो पानी सीप नहीं करने देता। बट देयर आर अदर सम स्पेसेस कि जहाँ पे हमें चाहिए कि पानी अंदर सीप कर जाए, तो वहां पे ऑब्वियसली दिस इज काइंड ऑफ एन डिसएडवांटेज कि वाटर परमिएबल नहीं है, तो वहां पे हम फिर एपॉक्सी फ्लोरिंग नहीं यूज करते। सो दैट इज अगेन कि ये कलर ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट रेजन का होता है वो कलर ट्रांसपेरेंट होता है।
ठीक है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता, तो फिर हमें ये होता है कि हम जिस तरह हमें मार्बल के अंदर नेचुरल मटीरियल कलर्स मिल जाते हैं ना, या वुड के अंदर हमें नेचुरल कलर्स मिल जाते हैं, हमें उसके अंदर कोई पिगमेंट ऐड नहीं करना पड़ता। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट ये कलरलेस मटेरियल होता है, तो हमें इसके अंदर फिर कोई स्पेसिफिक पिगमेंट ऐड करना पड़ता है। अगेन ये डिसएडवांटेज के साथ साथ हमारे पास ये एडवांटेज भी है कि इसके अंदर हम फिर जैसा मर्जी कलर चाहें वो हम ले सकते हैं, जिस तरह मर्जी का हम पिगमेंट डालें अंदर और हमें वो स्पेसिफिक कलर मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगेन दैट इज ट्रैप मॉइस्चर एंड विल नॉट लेट कंक्रीट टू ब्रीथ एंड कॉज एफलोरेसेंस। कंक्रीट के अंदर भी जो उसके अंदर कंक्रीट जिस तरह बनती है उसके अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, और वो वाटर कंटेंट अंदर मूव कर रहा होता है, बेसिकली वो ब्रीथेबल कंक्रीट होती है। लेकिन जब हम उसके ऊपर एपॉक्सी फ्लोरिंग लगा देते हैं वो पानी को अंदर सीप नहीं करने देता, तो कंक्रीट के अंदर जो मॉइस्चर है वो ट्रैप हो जाता है और उसके अंदर एब्जॉर्बेंट्स होते हैं या ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो उनके अंदर फिर पानी जो है वो बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जितना भी जो मॉइस्चर होता है वो सारा एवेपोरेट हो जाता है, और नीचे जो कंक्रीट की सरफेस होती है ना उसके ऊपर आपके डिफरेंट केमिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो डिफरेंट कोई मटेरियल्स होते हैं ना कंक्रीट के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, वो उनकी लेयर नीचे बनना शुरू हो जाती है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है हम उसको एफ्लोरोसेंस कहते हैं। लेकिन दैट इज जस्ट के हमारे पास कंक्रीट, हम किस तरह के कंक्रीट के ऊपर जो है वो यूज कर रहे हैं एपॉक्सी फ्लोरिंग। तो हमने ये जरूर देखना है कि इस तरह के कंक्रीट फ्लोर के ऊपर एपॉक्सी फ्लोरिंग यूज करें कि जहां जिस कंक्रीट को पानी वाटर मॉइस्चर वगैरह ना चाहिए हो, ठीक है, जहां पे अगर मॉइस्चर वगैरह चाहिए होगा वहां पे वो ट्रैप हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे से कंक्रीट फिर आपकी खराब हो जाएगी। तो हमने एपॉक्सी फ्लोरिंग जहां भी लगानी है वी हैव टू सी द टाइपोलॉजी, ऐसी टाइपोलॉजी जहां पे हमें पानी की पोरोसिटी ना चाहिए हो, ठीक है, और जहां पे हमें नीचे कंक्रीट इस तरह का हो कि वहां पे हम जिस तरह की भी लगाएं एपॉक्सी फ्लो के वाटर उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो ट्रैप ना हो बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज द लेक्चर। किसी को भी कोई चीज समझ ना आई हो तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सबको समझ लग रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों को सबको समझ लगी है तो दिस इज द असाइनमेंट जो हम लोगों की है। आप लोग इसको नेक्स्ट मंडे को ही सबमिट करवाओगे। व्हाट इज बेसिकली अ 3D epoxy flooring एंड हाउ कैन वी इंस्टॉल इट। ये आप लोगों को मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ कि व्हाट इज 3D epoxy flooring। ये जिस तरह है, ये सिर्फ ये अगर जिस तरह ये पानी का एक टेक्सचर क्रिएट, 1 सेकेंड, ये पानी का ये टेक्सचर क्रिएट किया हुआ है। ये ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह नीचे पानी नहीं है, अगर ये भी है जिस तरह, ठीक है, तो ये एक 3D इम्पैक्ट जो है वो हम एपॉक्सी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये भी अगेन ऑब्वियसली ये भी पानी नहीं है, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो अगेन, और ये हम लोग जो 3D epoxy फ्लोरिंग है ना, ये हम मॉल्स में भी इवन अब यूज होती है टू क्रिएट a certain impact या फिर to create an interest in the floor. So what you are going to do is कि आप लोगों ने देखना है कि what is 3D epoxy flooring and how can we install it। तो उसके वो हम किस तरह, जिस तरह मैंने आप लोगों को एक प्रोसीजर बताया कि पहले हम लोगों ने एक लेयर प्राइमर की लगाते हैं, उसके बाद फिर epoxy लगाते हैं, तो इस तरह आप लोगों ने देखना है कि हाउ कैन वी इंस्टॉल दिस epoxy कोटिंग के ये जो भी 3D इसके अंदर आर्ट क्रिएट होता है वो किस तरह क्रिएट होता है। ठीक है, तो हर बच्चे को ये असाइनमेंट समझ लग गई है? यस मैम। आपने वर्ड की एक फाइल क्रिएट करनी है, PDF आपने अपलोड करना है, ठीक है। और उबैद आपने क्या पूछना था? आपने मुझे टेक्स्ट किया हुआ था। यस मैम, मैं थोड़े असाइनमेंट्स की बात करनी थी, फ्री में हो गया था तो मैं कह रहा था कि असाइनमेंट्स का आप लोग गाइड कर देते। असाइनमेंट्स का क्या करा, तो मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। मैम मुझे वो पोर्टल से समझ नहीं आ रहा असाइनमेंट कौन कौन सी है, तो आप मुझे बता देते तो मैं नोट डाउन कर देता, तो मुझे बता देता तो मैं कर लेता। अच्छा, अब जो असाइनमेंट्स है ना वो उबैद, अब मैं आपको हर एक असाइनमेंट तो दोबारा पीछे से नहीं बता सकती ना, इट इज योर ड्यूटी टू कूप अप विद दैट। तो आप लोगों ने अपने गूगल क्लासरूम खोलो, जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल ड्राइंग, मॉडल मेकिंग एंड दिस मैथड एंड मटेरियल एंड इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो, आप उसके अंदर असाइनमेंट्स देखो। असाइनमेंट्स के नीचे सारी डिटेल्स भी गिवन है,
ठीक है, आप अपने किसी क्लास फेलो से पूछना चाहते हो तो क्लास फेलो से भी पूछ लो, लेकिन अगर आप नहीं भी पूछना चाहते तो उसके नीचे आपको डिटेल गिवन है, आप वो स्पेसिफिक लेक्चर भी आप उसके साथ, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी सारे मैं अपलोड कर रही हूँ, तो वो आप लेक्चर सुन लो। अब जिस तरह अगर ये इपॉक्सी फ्लोरिंग की असाइनमेंट है, ऑब्वियसली ये आप लेक्चर सुने बगैर तो नहीं कर सकते ना, तो इस तरह वो नीचे जो भी गिवन लेक्चर होगा वो आप उसको साथ सुनो, उसकी रिकॉर्डिंग सुनो, फिर उसके साथ ही अटैच्ड असाइनमेंट होती है कि नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है, तो और उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वो असाइनमेंट्स गिवन होती हैं कि क्या करना है। ठीक है, और अभी तक जो हमने टेक्निकल ड्राइंग में किया है वो हम लोगों ने किचन और बाथरूम डिटेल्स की हैं, ठीक है, और प्लम्बिंग की डिटेल्स की हैं, ठीक है, वो आप देख लो, रेफरेंस फाइल भी अटैच्ड होगी। उसके बाद मॉडल मुझे मेकिंग में जी उसकी समझ नहीं आई, वो कैड वाला काम आपने कौन कौन सा दिया, उसकी समझ नहीं आ रही बात। कैट वाले काम की सबसे पहले प्लम्बिंग है कि वॉशरूम में आपने जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो आपने साथ लगानी है, ठीक है। प्लम्बिंग में वॉशरूम दे आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर, तो सॉरी 2 टाइप्स ऑफ वाटर, तो आपके वो पाइप्स जा रहे हैं, फिर वो मेन होल में जा रहे हैं, मेन होल से वो सेप्टिक टैंक में जा रहे हैं, तो बेसिकली वो आपने शो करना है। उसके बाद फिर किचन के सेक्शनल एलिवेशंस हैं कि आपने 4 एलिवेशन सेक्शनल एलिवेशंस बनानी है इंटीरियर की, और उसके अंदर जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो आपने डिटेल आउट करनी है, सारी कैबिनेट सिंक वगैरह जो भी उसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद बाथरूम है, बाथरूम की भी इसी तरह आपने 4 सेक्शनल एलिवेशंस बनानी है, और उसके अंदर जो भी सिंक की डिटेल्स हैं या ग्लास कैबिन की डिटेल्स हैं वो आपने सारी लिखनी है। ये टेक्निकल ड्राइंग है। उसके बाद स्केचअप का है, मॉडल मेकिंग का। उसके अंदर अभी तक हमने ये सीखा कि कर्व्स किस तरह बना सकते हैं आप, ठीक है, उसके यस अंदर मैम, वो कर ली। हमने हाँ वो कर लिए। तो उसके बाद हाँ वो तो आपने मुझे चेक भी करवाया था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट उसके अंदर किया है कि हाउ टू मेक एन आर्ट इन स्केचअप, तो आपने वो लेक्चर है, और उसके बाद ये है कि आपने कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। या तो आपने कोई कॉलोनेट्स बनाने हैं, या फिर कोई आपने ब्रिज बनाना है बेसिकली, तो वो आपने पूरा स्केचअप के साथ बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये मेथड एंड मटेरियल है, इसमें पहले फ्लोर टाइल्स की एक असाइनमेंट है, और अब ये आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग वाली असाइनमेंट है। फिर इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो जिसके अंदर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, और आपने हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक हम लोगों ने किया है रोल ऑफ लैंडस्केप इन हॉस्पिटल, और उसके बाद हमने सारा इंटीरियर उसका अभी तक किया है कि वेटिंग एरियाज हैं या वार्ड्स हैं या क्या उसको कहते हैं, आपके पास ऑपरेशन थिएटर्स हैं या प्राइवेट रूम्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, तो उनके अंदर लाइटिंग किस तरह की होनी चाहिए, उनके अंदर फ्लोरिंग किस तरह की होनी चाहिए, उनका लेआउट किस तरह का होना चाहिए, उनकी कलर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो ये अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, बाकी इन असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल भी मिल जाएगी सारी, ओके मैम। ठीक है। अब आप लोगों से मैं अगेन ये बात कही हूँ, कुछ बच्चों को तो पता है, पहले जिन्होंने अभी इंटीरियर स्टूडियो की क्लास ज्वाइन की थी, फ्राइडे को यू हैव एन ऑनलाइन लेक्चर, 9 o'clock एक्सटर्नल का लेक्चर है, एंड ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन, एंड आई एम डिपेंडिंग ऑन यू कि आप मुझे उनके सामने शर्मिंदा बिल्कुल ना करवाएं, और मैंने बहुत मुश्किल से उनसे टाइम लिया है, ही इज वेरी बिजी। और अब आप लोगों का 9 बजे आप लोग सबने जरूर वो लेक्चर अटेंड करना है, 3rd सेमेस्टर ने भी अटेंड करना है, 5th सेमेस्टर ने भी अटेंड करना है, और आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है, मैंने उस अटेंडेंस में ना आपकी 10% मार्किंग भी रखनी है, जो आप लोगों ने वो लेक्चर किसी भी सूरत मिस नहीं करना। और उस लेक्चर के दौरान अगर आपके साथ कोई क्वेश्चन आंसर सर कर रहे हैं तो आपने उसको आंसर जरूर करना है, मतलब आपने डम तरीके से नहीं बैठना, ठीक है, आपने टू वे कम्युनिकेशन रखनी है, एक्टिवली आपने पूछना है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे तो आपने वो पूछनी है चीज, ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं। और वो लेक्चर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो मैं जिस मकसद के लिए आप लोगों को ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट करवा रही हूँ कि अभी तक आप लोगों ने जितने भी इंटीरियर के प्रोजेक्ट किए हैं, दैट आर वेरी मटेरियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स, दैट आर बेसिकली क्या कहेंगे, रेवेन्यू जनरेटेड प्रोजेक्ट्स, जो कि रेवेन्यू पे बेस करते हैं, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट है या इस तरह के जो भी सलोन्स हैं, वो ये वाली चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा आपके सिर्फ एस्थेटिक्स पर ज्यादा डिपेंड कर रही होती है। लेकिन हॉस्पिटल इज अ वेरी सेंसिटिव प्रोजेक्ट, एंड बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर, स्पेसिफिकली इंटीरियर डिजाइनर, आप उन स्पेसेस को क्रिएट कर रहे हो, तो आप किस तरह की स्पेसेस क्रिएट कर रहे हो, किस तरह सेंसिटिवली आप उनको क्रिएट कर रहे हो, दिस इज द मेजर आपका क्रक्स है, जिसपे आपकी मार्किंग भी होगी इस प्रोजेक्ट की। तो जिन सर को मैं, सर कासिम को जो बुला रही हूँ, वो ही इज स्पेशलाइज्ड इन हॉस्पिटल डिजाइन, और उन्होंने इस्लामाबाद CMH डिजाइन किया हुआ है, और उन्होंने वो बेसिकली हॉस्पिटल्स ही डिजाइन करते हैं ज्यादा।
तो वो आप लोगों को इस हॉस्पिटल की सेंसिटिविटी पे लेक्चर देंगे, और स्पेसिफिकली जो इंटीरियर का रोल है हॉस्पिटल में वो आपको उसके ऊपर लेक्चर देंगे। तो वो आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो लाजमी अटेंड करना है, वो दैट इज 9 o'clock शार्प। लेकिन एक दफा मैं आपको दोबारा भी टाइम कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। उसका पोस्टर भी बन जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो दैट इज वेरी नेसेसरी, दैट इज बेसिकली आई कांट स्ट्रेस इनफ कि आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर लेना है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी नहीं जिस तरह महक समन प्रेजेंट नहीं है, तो आप उसकी फ्रेंड हो तो आपने उसको लाजमी बता देना है, ठीक है, कि उसने वो लेक्चर जरूर लेना है। मुदल्लिल आपने एसएन को बताना है, ठीक है। अगर आपके कायनात के साथ कम्युनिकेशन है, आपने कायनात को जरूर बताना है कि आप लोगों को मैं ये वीक पहले बता रही हूँ कि आप लोगों ने वो लेक्चर जरूर अटेंड करना है। आपने उस दिन अपना कोई काम नहीं रखना कि भाई मैम मैं उधर चला गया, मैं साइड पे चला गया, मैं उधर चली गई है, जो भी, ठीक है। आप लोगों ने वो अपना 9 o'clock का स्लॉट फ्री रखना है, ठीक है। नॉर्मल क्लासेस में तो ठीक है, किसी बच्चे का मुझे मैसेज आ रहा होता है मैम मैं यूनिवर्सिटी में गई हुई हूँ, शानजे का मैसेज आया हुआ है मैम मैं यूनिवर्सिटी हूँ, तो ठीक है वो, लेकिन आपने उस दिन कुछ इस तरह की कोई भी चीज नहीं रखनी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। ठीक है। उबैद अगर आपकी साद और असद से बात होती है तो आपने उनको कहना है, और ये मेरी अब बैटरी भी बंद होने, लैपटॉप भी बंद होने वाला ओके मैम। है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। एवरीवन टेक केयर, बी सेव, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जल्द यूनिवर्सिटी खुल जाए, बिकॉज दिस ऑनलाइन टीचिंग इज वेरी हेक्टिक। बट अगेन एवरीवन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। एंड एवरीवन इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे अपने वो गूगल क्लासरूम पे कर सकते हो, और व्हाट्सएप क्लास ग्रुप पे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लेक्चर रिलेटेड कुछ नहीं समझ आया तो। सो ओके, अल्लाह हाफिज।